थैंक यू रिकॉर्डिंग की याद दिलाने के। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कल हेडिंग डलवा दी थी। सेकेंड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, समझ रहे हो? सेकेंड लॉ क्या कॉन्सिक्वेंस देता है? एक तो हमने देख लिया मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, और साइड कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या क्या निकल के आते हैं। पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। Concept of inertial mass. What does it mean, right? Let's see. F is directly proportional to A. जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो F इज टू आता है ma, where you can say m is proportionality constant known as inertial mass. उसी को घुमा फिरा के ऐसे कर लिया और कुछ वही चीज जो हमने पढ़ी ना उसको घुमा फिरा के इस टाइप से लिख लिया। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। अगर दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है a1, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है a2। जब आप फोर्स कितना दे रहे हो, F। ठीक, दो बॉडीज थी, एक का मास था m1, एक का मास था m2, दोनों को तुमने सेम फोर्स दिया, ठीक, टू बॉडीज, एक मेरी एक प्रेम शंकर की। देयर इज अ डिफरेंस इन मास, राइट? आई एम m1, ही इज m2, दोनों को हमने सेम फोर्स प्रोवाइड किया, दैट इज F। तो दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, ऑफ कोर्स, है ना? किस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा? मेरी के प्रेम शंकर की, प्रेम शंकर की बॉडी में, राइट? जिसका मास कम है उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इट मींस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास विल गिव यू द अपोजिशन टू द एक्सेलरेशन का मेजरमेंट। समझो, F m1 a1, तो यहां से अगर a1 निकालोगे तो F अपॉन m1 आएगा, और यहां से अगर a2 निकालोगे तो F अपॉन m2 आएगा, राइट? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दोगे तो a1 अपॉन a2 m2 अपॉन m1 आएगा। करके देख लो, a1 अपॉन a2 करके देख लो, f से f कैंसिल हो जाएगा, m2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो m2 अपॉन m1 आ जाएगा। इट मींस अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। और किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। ठीक है, इट मींस इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट किस चीज का मेजरमेंट देता है? अपोजिशन टू द एक्सेलरेशन का। किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन अपने आप कम हो रहा है। इट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास विल गिव द मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उसको वर्ड्स में कह रहे हैं हम, बस क्या कह रहे हैं कि इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सेलरेशन कम होते हुए दिखा रहा है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है और उस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कम एक्सेलरेशन होगा एज कंपैरिजन टू जिसका मास कम। समझ में आया? ऑनलाइन? हाँ भैया। कुछ नहीं है, बस मास और एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन जो कि ये इक्वेशन बता रहा है। ठीक है, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। सर मेन हेडिंग क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, consequences of second law।
लिख लो पूरा। इसके नीचे लिखना इफ m1 is greater than m2, it shows that a2 is greater than a1. लिखो लास्ट लाइन इसको कंक्लूड करने के लिए, पहले कॉन्सिक्वेंसेस को, कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास या इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी, इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी inertial mass of the body gives us the measure of the opposition, gives us the measure of the opposition to the production of acceleration of the body, to the production of acceleration, measure of the opposition of, sorry, opposition to the production of the acceleration, production of the acceleration of the body. सेकंड लिखो, सेकंड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेकंड कॉन्सिक्वेंस, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, no force is required to move the body with uniform velocity. Let's see how. कोई इसको प्रूफ करके बताएगा सेकंड लॉ से? सेकंड लॉ से प्रूफ करना। ये बात तो सर पर लेकिन फर्स्ट लॉ की कर रहा है। क्या कह रहे हो सर? ये जो आपने कहा एक लाइन कही जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस, हाँ सर वो तो रिलेटेड फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है सर, वो तो ठीक है। हम फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से प्रूफ कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड द सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ भी प्रूफ करता है, थर्ड लॉ भी प्रूफ करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई एनीवन कैन प्रूफ जो सेंटेंस मैंने बोला, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई सेकंड लॉ से प्रूफ कर सकता है? कर चुके हो आप क्लास 9? सर यूनिफॉर्म रहेगी सर वेलोसिटी, सर यूनिफॉर्म रहेगी जब वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। हो गया। सिंस F is equals to ma, if V is uniform, then A is equals to, तो फोर्स हो जाएगा, लेकिन तो मैं क्या कुछ हवा हवाई बताऊंगा? जो चीज कह रही है वही तो बताऊंगा। देखो तो देखो एरिस्टोटल की बात गलत होगी। सेकंड लॉ ने प्रूव कर दिया कि एरिस्टोटल जो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। वो कह रहे थे कि कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना है। और सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो कोई जरूरत नहीं है एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्सेस। थर्ड एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, देखो फोर्स नहीं, एक्सीलरेटेड मोशन, accelerated motion is always due to the
application of net external force. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. Okay. Accelerated motion is always due to the application of the net external force. Now comes the interesting one. अब मजा आएगा because concept. Physics is all about the concept. ठीक है. अच्छा, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. जो मैंने अभी बोला, आपको पता है अगर किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है. अगर बॉडी फ्री फॉल भी कर रही है तो उसमें अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स. वो उस बॉडी पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. When there is a acceleration, there is a external force working on the body. तथ्य है, तथ्य. फैक्ट कहते हैं ना, फैक्ट. When there is an acceleration in the body, there is an external force working on the body. You can say net external force, right? Applications. यहां से एक क्वेश्चन पक्का ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक, सारी थ्योरेटिकल है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं. न्यू टॉपिक, न्यू हाँ? आ जाएगा, न्यू हेडिंग. क्या कह रहे हो बेटा? न्यू हेडिंग रहेगी. हाँ, न्यू हेडिंग है, न्यू हेडिंग है. एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है. सेकेंड लॉ ये था. ठीक है, या ये था. अब समझते हैं सारी एप्लीकेशंस को. पहली एप्लीकेशन पहले समझ लो, लिखना तो हलवा पूरी है, टाइम नहीं लगना. समझते हैं पहली एप्लीकेशन. जब भी क्रिकेट बॉल कोई हिट करता है और आपके हाथ में आती है तो आप अपने हाथों को कहां ले जाते हो? पीछे की तरफ ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? द क्वेश्चन इज क्यों. सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन के अंदर बात कर रहा हूं तो सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन समझाओ. कोई ऑनलाइन है, ऑफलाइन, आई डोंट मतलब ठीक माइंड, कोई भी समझा सकता है. मैंने कहा क्रिकेट बॉल जब आपके हाथ में आती है तो आप अपने हाथों को कहां ले जाते हो? पीछे की तरफ ले जाते हो. क्यों? एक एक करके. तो बॉल के फोर्स को कम करने के लिए. सर टाइम बढ़ाने टाइम बढ़ाने के लिए, बॉल के फोर्स के लिए. सर क्योंकि सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो हम सर एक्सेलरेशन को कम करते हैं हाथ को पीछे ले जाकर, तो उसके कारण फोर्स भी कम हो जाती है. एनीवन एल्स? हाँ, तुम लोग बताओ. चलो. ठीक है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, दोनों ने सही बोला. एक ने इस स्टेप से बोल दिया, एक ने इस स्टेप से बोल दिया. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आप अपने हाथ को पीछे ले जा रहे हो, राइट, देखो जैसे ही बॉल आ रही है और आपने अपने हाथ लगाए तो आपने क्या किया? मोमेंटम जो चेंज किया. एक पर्टिकुलर मोमेंटम से बॉल आ रही थी, आपने हाथ लगाया, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम क्या हो गया? जीरो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आप हाथ को पीछे नहीं ले गए तो आपने छोटे से टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज कर दिया. अगर dt छोटा है तो फोर्स क्या होगा? बड़ा. देखो, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ऑफ कोर्स फोर्स क्या होगा? बड़ा. तो आपने अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम छोटे से टाइम में किया तो जो रिटार्डिंग फोर्स लगा वो बहुत ज्यादा लगा. आपके हाथ क्या हो जाएंगे? इंजर्ड. आपके हाथ क्या हो जाएंगे? इंजर्ड. लेकिन अगर आप इस dt को बढ़ा दो, टाइम रेट ऑफ चेंज को बढ़ा दो, तो देखो जैसे जैसे dt बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता तो आपको रिटार्डिंग फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा. इसीलिए क्या होता है, जब भी बॉल आती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. एक पर्टिकुलर मोमेंटम से बॉल आ रही है, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, आपने सीधा हाथ में पकड़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. मोमेंटम क्या हो गया? जीरो. इट मींस चेंज इन मोमेंटम. और अगर ये चेंज इन मोमेंटम छोटे से टाइम में हुआ तो भाई फोर्स बहुत ज्यादा. रिटार्डिंग फोर्स जो आपके हाथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे. आपके हाथ इंजर्ड हो जाएंगे. तो आपको एक dt बढ़ाना है. तो अगर एक dt बढ़ा दोगे
तो ये F क्या हो जाएगा, कम। पहली एप्लीकेशन क्लियर। दूसरी, जब भी बॉडी हमने टंकी पे चढ़ के सीधा कूदते हैं नीचे, तो अगर सीमेंटेड फ्लोर पे कूदोगे तो हाथ पैर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे नहीं टूट जाएंगे। और अगर उसकी जगह रेत पे कूदोगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। सेकेंड एप्लीकेशन, व्हेन यू जंप फ्रॉम द फ्लोर, if you will jump on the naked ground, your body will be broken, right? You will get a kind of wounds in your body. But rate, sand, if you will jump on the sand from the same height, आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा क्यों? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? भैया अगेन टाइम बढ़ जाएगा तो भैया जैसे अगर अपन रेत पे लैंड करेंगे तो वो ठीक है, जो सेम फिसल वही, जाती सेम है वही। तो उसका वो है होता सर है। वही। सेम क्या होगा, जब आप नेकेड ग्राउंड पे गिरोगे तो एकदम से रेट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो। छोटे से टाइम में रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो जो फ्लोर तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा वो बहुत ज्यादा लगाएगा, और वो फोर्स आपको क्या कर देगा, इंजर्ड कर देगा। समझ रहे हो? आप ये कूदे सीमेंटेड ग्राउंड पे, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एकदम से क्या हुआ, जीरो हुआ। तो अगर dt बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा क्या, ग्राउंड, तो आपको क्या कर देगा, इंजर्ड। अगर रेत डली हुई है तो रेत वही वाला काम करती है, धीरे धीरे रेट ऑफ चेंज को क्या करती है कि dt को बढ़ा देगी, dt को बढ़ा देगी। तो आप चेंज इन मोमेंटम आराम से होगा। इट मींस फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको चोट नहीं। क्लियर? ये जितनी बता रहा हूं इनमें से एक या दो हर बार आती है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस आपको लिखना नहीं ये है। समझना, लिखना लिखूंगा। ये समझना आसान है, इनको वर्डिंग्स में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको, क्योंकि अगर मान लो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 3 या 4 लाइन में तो कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो आई विल मेक यू राइट, जस्ट डोंट वरी। पहले समझ लो सारे, एक बार में समझ लेते हैं, एक बार में लिख लेंगे, भूल थोड़ी जाओगे कि एक एक समझाते जाए, एक एक लिखवाते जाए। कैसा करना है, लास्ट में पूरी लिखवा दें, ठीक। सर समझा दीजिए पहले। हाँ ठीक। और एप्लीकेशंस कौन सी थी, सेंड वाली हो गई, हाँ ठीक है। एक और, एक ट्रेन अगर रेस्ट पे है और दूसरी ट्रेन मूविंग है, ये आके सीधा इसमें घलेगी, तो मूविंग ट्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्यों? क्योंकि फिर से ये रेस्ट पे थी, ये एकदम से आके इसमें घली, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ बहुत छोटे से टाइम में, और इस ट्रेन ने इसमें बहुत ज्यादा क्या लगाया, फोर्स, और उस फोर्स के कारण इसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, अगेन द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड, ठीक। और एप्लीकेशन क्या दी है, वेरी गुड। व्हीकल्स देखे, व्हीकल्स में जर्क शॉकर्स लगे रहते हैं, स्प्रिंग्स जिनको कहते हैं। क्यों? वो स्प्रिंग्स पता क्या करते हैं, जैसे ही जर्क आता है या झटका आता है, आप जिसको कहते हो, तो स्प्रिंग्स में क्या होता है, जो भी फोर्स आया जर्क के कारण वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अगेन जो चेंज इन मोमेंटम है उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ट्रांसमिट, जैसे तुम्हारी बॉडी तक फोर्स आना था तो तुम्हारी बॉडी तक ना आके पहले फोर्स किस में चला गया, स्प्रिंग्स में चला गया। स्प्रिंग्स dt क्या हो गया, कम हो गया, हाँ सॉरी बढ़ गया, और dt बढ़ गया तो अपने आप तुम्हारी बॉडी को जो जर्क लगना था वो क्या हो गया, कम। और यही जर्क वाला केस होता है जब आप कभी भी चाइना वेयर्स लेते हो या ग्लास वेयर्स लेते हो, चीनी मिट्टी का सामान, ग्रोसरी, उसके बीच में स्ट्रॉ पाइप्स लगे रहते हैं। स्ट्रॉ पाइप्स, वो फुट वाली पन्नी लगी रहती है कि नहीं लगी रहती, वो क्या करती है, जैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन जब होता है ना तो उसमें भी क्या होता है, जर्क। तो अगर वो फुट वाली पन्नी है उनके बीच में, जिनको हम स्ट्रॉ पाइप्स कहते हैं, उससे क्या होता है कि वो जर्क का जो फोर्स है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए जो dt है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर dt बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम। अब उन ग्लास वेयर्स पे जो फोर्स है वो कम लगेगा, तो वो ब्रेक होने से या ब्रेक होने से बचे। ठीक। लास्ट एप्लीकेशन,
लेदर बॉल को और टेनिस बॉल को, दोनों में से किसको पकड़ना ज्यादा आसान है? टेनिस बॉल, है ना? क्योंकि लेदर बॉल का मास ज्यादा है, और अगर मास ज्यादा है और दोनों को तुम सेम टाइम पे पकड़ रहे हो, मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो जितना हैवियर पार्टिकल आप सेम टाइम में पकड़ोगे, उतनी ज्यादा क्या जाएगी? फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, रिटार्डिंग फोर्स। और जितना लाइट वेट पार्टिकल आप हाथ से पकड़ोगे, उतनी कम फोर्स लगेगी उसको पकड़ने के लिए। तो इस वाले रिलेशन से लास्ट वाली एप्लीकेशन सॉल्व हो गई, जब आपने दो बॉडीज का कंपैरिजन किया। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो बॉडीज का कंपैरिजन करो जहां मास की बात हो, वहां पे आप इससे एप्लीकेशन को सॉल्व करो, F इक्वल्स टू ma से। और जहां पे आप एक बॉडी की बात कर रहे हो, उसको आप dp अपॉन dt से सॉल्व करें। ठीक, सारी एप्लीकेशन समझ में? ट्रेन वाली फिर से बता दें। ये ट्रेन बड़ी स्पीड से मूव कर रही थी, इसका मोमेंटम था। ये ट्रेन जैसे आके रेस्ट वाली ट्रेन में ढली, तो इसका एकदम से चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? जीरो, और छोटी सी टाइम में हुआ जीरो। अब dt इतना सा है और एकदम से इतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, तो फोर्स एकदम से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना फोर्स अगर इस ट्रेन पे लगेगा तो ये ट्रेन क्या हो जाएगी? डैमेज। नहीं बेटा, रिटार्डिंग फोर्स तो ये वाली ट्रेन लगाएगी ना। समझो, जब बॉल पकड़ रहे थे तो रिटार्डिंग फोर्स हाथ लगा रहे थे कि बॉल लगा रही थी? हाथ। ठीक, जब आप बॉडी जमीन पे गिर रही थी तो रिटार्डिंग फोर्स जमीन लगा रही थी कि आपकी बॉडी? जमीन। ठीक है, जब आप रेत पे गिर रहे थे तो भी रेत लगा रही थी। ठीक है, जब जर्क कर रहे थे तब भी क्या लगा रहे थे? शॉकर्स लगा रहे थे। तो आप जिससे घल रहे हो वो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है ना, तो ये वाली बॉडी रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी ना, इसलिए ये ट्रेन ज्यादा डैमेज होगी। और किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो डाउट। लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन। अब 10-15 मिनट लिखने का ही काम, अब लिखनी तो है सारी, कोई भी एक पूछ लिया कहोगे ये लिखवाई नहीं थी, लिखी है ना सारी? बस फर्स्ट एप्लीकेशन, अ क्रिकेट प्लेयर lowers 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 his hands while catching a ball, because the player has to apply a retarding force to stop the moving ball, if he does not lowers his hand, अगर वो अपने हाथों को नहीं पीछे ले जाता है, if he does not apply a retarding force to stop the moving ball। अरे उतना पीछे से क्यों पूछते हो यार? अगर जब वहीं का नहीं लिखा तो वहीं टोक दिया करो। Stop the moving ball if he does not lowers his hand, अगर वो अपने हाथों को पीछे नहीं करता है, if he does not lowers his hand, comma, time to reduce the momentum of the ball is small. Full stop. Hence, large retarding
Hence, large retarding force has to be applied. Has to be applied by the hands. And hands are injured. पढ़ो जो लिखा है, जो हमने समझा वही लिखा है. Yes, sir. ठीक. हाँ भैया. Yes, sir. Okay, next application. Second, a person falling on a cemented floor. A person falling on a cemented floor gets injured but a person falling on a heap of sand, HEAP, heap of sand is not. Why? ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना. इस टाइप से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग टाइप का. ऐसा लिखा रहता है और आगे लिखा रहता है वाई. तो आपको लिखना है बिकॉज, लाइन चेंज कर दो. द पर्सन takes a small time and comes to rest abruptly, ABRUPTL, abruptly on cemented floor. So what after takes a small time? क्या बोला मैंने, बताओ. तो बुक में से नहीं बोलने का ये. And comes to rest Abruptly on the cemented floor. Full stop. Hence, large force is exerted by the floor and he gets injured. Large force is exerted by the floor, gets injured. Para change. In case of sand या heap of sand, change in momentum takes place in larger interval of time. Hence, force exerted by the sand on the person is small. कम force लगाता है, is small, and he is not injured now, and he does not gets injured. Whatever you want to write, you can. Third, लिखते जाओ, शाबाश. Third,
The vehicles are fitted with shockers. Shockers, SHO या springs, कुछ भी कह लो. Shockers, springs. Full stop. Why? Because the force due to jerks is transmitted to the lower part of the vehicle. So what after due to jerks? The force due to jerks is transmitted to the lower part of the vehicles, where जहां पे lower part of the vehicles, where जहां पे shockers increases the भैया आफ्टर where shockers या springs increases the time of transmission of the force. Time of transmission of the force. Full stop. Hence, less force is experienced by the passengers. Less force is experienced by the passengers. तुम लोग ऐसे मुंह बना रहे हो. अभी 8 तारीख को जब टेस्ट लिखोगे 2 घंटे का, तब क्या करोगे 40 मार्क्स का? हाँ, तुम लोग कहां से लिखोगे? तुम लोग के तो अभी 3 चैप्टर. रेस्ट ले लो हाथ को थोड़ा सा, फिर एक और लिखते. भैया लेना ही मत. देखो जो ग्लासवेयर्स वाला है ना, वो सेम एज दिस. ग्लासवेयर्स में स्टॉप पाइप्स लगे रहते हैं. वो भी क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स का टाइम इंटरवल बढ़ाते हैं, जिसके कारण फोर्स क्या कम होता है? कम हो जाता है. अच्छा सुनो, ये फॉर्मूले साइड में लिख लेना, मतलब अपना कोट एंड कोट ब्रैकेट बना के, जिससे तुम्हें ध्यान रहे कि अच्छा यहाँ dt कम हो रहा है तो फोर्स. मैं तो ऐसे ही याद रखता था. अगर किसी बात की रीजनिंग भूल गया ना अपने टाइम पे, तो ये फॉर्मूले से याद रख लेता था कि देखो ना, dt अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, और dt अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा. इनवर्सली. तो ये फॉर्मूले सारी रीजनिंग की साइड में लिख लो, पेपर में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं. It is easier to catch a tennis ball. It is easier to catch a. चलो लास्ट, ये लास्ट. इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं. लिखना जरूरी है ना बेटा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे या आप कोई रिफ्रेशर देखोगे, तो ये जो आप 4 लाइन में लिख रहे हो ना, ये उसमें 8 लाइन में है. तो आप उसको पेपर में कैसे लिख पाओगे फिर, है ना? तो वर्डिंग जरूरी है. It is easier to catch a cricket ball. Tennis ball. Than a cricket ball. क्रिकेट लिखो. Than a cricket ball. क्रिकेट बॉल का मतलब लेदर बॉल. Why? Question mark. Why? Cricket ball having heavier. Cricket ball being heavier
being heavier has large momentum. Has large momentum. सर हैवियर के बाद रिपीट कर दीजिए. Has a large linear momentum. या momentum लिखो. So time interval to stop both the balls is same. So हटा लेना, so को काट लेना. Time intervals to stop both the balls is same. दोनों को स्टॉप करने के लिए टाइम इंटरवल तो सेम है. Hence, by second law, ब्रैकेट में लिखो F इक्वल टू ma. Large force is required to stop a cricket ball. क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए. फुल स्टॉप. ठीक, ओके. हाँ, ट्रेन वाला नहीं लिख पाया, लिखना है, लिखो. ह्यूज डैमेज लिख लो, सारे लिख लो, मुझे क्या दिक्कत. ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन्स. Sir, please repeat. Huge damage to the moving trains takes place when it suddenly collides against a stationary train. कल 30th है ना, कल से फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है ना. तो तुम लोग के स्कूल की क्लासेस कब खत्म हो जाती हैं? 11 बजे, 12 तक होती है. तो 12 बजे से क्लास लगा लें. ऑनलाइन बस लगा ले रहे हैं. ऑनलाइन बस. हाँ, 12 बजे से लगा लीजिए. 12 बजे से लगा ले. अरे तुम लोग क्यों, नए बच्चे बताओ ना. तुम लोग एक मिनट, तुम लोग क्या बता रहे हो बे? हाँ, आधी बताए. हाँ, 12 साढ़े 12 कितने बजे? 12:30. ऑनलाइन जितने ऐड है बताओ नए बच्चों, कितने बजे? 12:30 से लगा ले. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है 12:30 में? सर हमें भी फिर से रिवीजन मिलेगा. हाँ तो ठीक है यार, वो मैं मजाक में कह रहा था. जिसको फिर से रिवीजन करने आना हो आ जाना यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, मुझे कोई इश्यू नहीं. ठीक है, बट ओके. न्यू स्टूडेंट्स 12:30 फाइन ना, कोई दिक्कत? 12:30 से पढ़ेंगे डेली 1.5 घंटे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और फिर आपको शाम को इतने टाइम आना ही है लॉज ऑफ मोशन के दर्शन करने. ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? आस्था कह रही है 1 बजे. अब 1 बजे क्यों? आस्था, व्हाट इज द इश्यू? सर 1 बजे से कोचिंग है दूसरी. किस चीज की? मैथ्स की. तो मॉर्निंग में फ्री हो? कितने बजे? यस सर. 9 बजे. 8 से 9 लगा ले. नो सर. 7 से 8 लगा ले. नो सर. तो क्या फिर पढ़ना है पहले? तो तुम बताओ कितने बजे लगाए बे? 10 बजे से लगा लीजिए बेटा. 11:40 तक तो ऑलरेडी क्लासेस हैं सेंट जॉन्स की.
टाइम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे? सर 7 to 8 ठीक है। 7 to 8 सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक है, जो 2 बजे सो रहे हैं उनसे पूछो, वो पढ़ नहीं रहे हैं, चला इंस्टा ही रहे हैं, लेकिन क्या करें? तो फिर 12 से 1, 1 से 2, 1 से कोचिंग है। 1 बजे कौन कोचिंग रखता है यार? रात में 8 से 9। अरे तो हमें तो चाहिए, रात में हम अपने काम रहते हैं, केमिस्ट्री क्लास रहती है यार। क्या है ना, अगर मैं 2 से 3 लगाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। 2 से 3 वो पढ़ाओ, फिर 3:45 से अपनी ये क्लास लो, फिर मेरी 12th की क्लास है ना। इसलिए मैं सोच रहा था, बेटा आज तक किस चीज की क्लास है 1 बजे से? मैथ्स की। कौन से टीचर ले रहे हैं? नितिन कौन से सर। टीचर? अरे यार, एक तो नितिन सर से बात करना भी। यार तो 12 से 1 चलने दो ना, व्हाट इज द इशू? 12 से 1 बढ़िया है, तुम लोग 11:40 फ्री हो जाते हो, खाना पीना खा लो, जो कुछ करना है कर लो। 12 से 1 कह रहा, डन 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 डन। 12 से 1 से किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। नो सर। यश वैद्य को दुविधा है, इसकी दुविधा मैं अभी बता, ये इसको पूरे लेक्चर्स हैं इसके पास, फर्स्ट डे से क्लासेस कर रहा है, अभी आकाश का टेस्ट देख के आया है और अब कह रहा है कि फिर से रिवीजन करना, मतलब प्राण ले लो। चलो लिखो, बिकॉज 12 से 1 कह रहा था, बिकॉज there is a large change in momentum. There is a large change in momentum of the moving train, in the small interval of time. In the small interval of time. So what after in the momentum of moving train? In a small interval of time, छोटे इंटरवल में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज, hence large retarding force, hence large retarding force, large retarding force causes a huge damage, causes a huge damage to the moving train. हो गया, first stop. Impulse. Next topic. Impulse. I hope थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियोस देख के आए होंगे, हल्का फुल्का है ना, बेसिक्स बस। लेट्स सी, अगर नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना सा ही पार्ट है जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यहाँ यूज हुआ है पूरे चैप्टर, फिर कहीं नहीं। तो अगर कहीं ना कहीं रह जाता है तो जब हम मैथमेटिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर से पढ़ा दूंगा, जस्ट डोंट, वैसे बन जाएगा, बहुत सिंपल है। देख इम्पल्स, इम्पल्स एक फोर्स का टाइप ही है, ठीक। जब किसी छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। व्हेन लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, पढ़ा है क्लास 9th में ऑलरेडी, इज कॉल्ड इम्पल्स। सेम केस, लेदर की बॉल आपके हाथ में सीधी आई तो क्या हुआ, इम्पल्स, छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा फोर्स बनी, ठीक। सो इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से। एक्चुअल में इम्पल्स क्या बताता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बताता है। जब किसी भी छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स
वर्क करे तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम से थप्पड़ मार दूं प्रेम को बहुत जोर से, तो क्या वर्क करेगा, इम्पल्स। कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इतने से टाइम इंटरवल में एकदम से बहुत लार्ज फोर्स वर्क कर गया, इट इज कॉल्ड इम्पल्स। जे से डिनोट करते, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक। Force working on a short time interval is called impulse, and impulse is the product of force and the time interval for which the force is working, ठीक। सो अगर मान लो टाइम इंटरवल अगेन किससे डिनोट करोगे आप, dt से, छोटा सा टाइम इंटरवल, और इस dt टाइम इंटरवल के लिए फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, dj, ठीक। अभी हमने एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए क्या निकाला, इंपल्स निकाला, तो छोटा सा इंपल्स आया डीजे, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डीटी के लिए। अगर हमें टोटल इंपल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया, हमने माना, लेट्स सपोज for time interval dt impulse is dj, right? छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंपल्स कितना है, ठीक। हमें टोटल टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, t इक्वल्स टू t1 से t इक्वल्स टू t2, फोर्स तो कांस्टेंट है f। तो इतने टाइम इंटरवल के लिए अगर आपको टोटल इंपल्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इस डीजे को इंटीग्रेट कर दोगे t इक्वल्स टू t1 से लेके, ठीक। तो डीजे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, f कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक। लिमिट पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, t2 माइनस t1, T1 बस हो गया। तो j आ जाएगा f del t। What is impulse? Impulse is the product of force and that change in force takes place in the time interval. This is impulse, ठीक। अगर आपको ये वाले स्टेप समझ में नहीं भी आया है, जो नए बच्चे हैं, तो टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, आ जाएंगे, ठीक। हलवा पूरी है, बट मैंने कहा था कि एक बार वीडियो देखना, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा जब अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। कुछ नहीं किया बेटा, वही स्टेप फिर से लिख दिया। क्या बोला था डेफिनेशन, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। तो देखो इंपल्स कितना है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ठीक। सो जे आ गया एफ डेल टी। दिस इज द इंपल्स, दिस इज द इंपल्स, दिस इज ओनली अबाउट द इंपल्स जो हमारे कोर्स में है। इसके बाद एक और है इंपल्स मोमेंटम त्वरण। हाँ, डेल क्यों लगाया, कल बताया था ना, डी डेल ये सब क्या बताते हैं, चेंज, ठीक है। कहां पे डी लगाएंगे, कहां पे डेल लगाएंगे, बताओ। डी कहां लगाते हैं, बहुत जहां पे चेंज छोटा हो, जहां पे चेंज छोटा हो वहां पे डी, और जहां पे चेंज अपन पूरा कंसीडर कर रहे हो वहां पे डेल। अभी शुरू में चेंज छोटा था तो डी यूज कर रहे थे, फिर बाद में जाके अपन मेन चेंज को कंसीडर करने लगे, t2 माइनस t1, तो क्या आ गया, डेल टी, ठीक। परेशान मत होना अगर ये वाला दो स्टेप समझ में नहीं भी आया तो, वी विल डू इट अगेन आफ्टर द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दिस इज द, तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम लोग के लिए नहीं समझ में आया तो दो पॉइंट लिखो। इंपल्स, द मेजर ऑफ द एक्शन, the measure of
the action of a large force, of a large force in a small time interval, in a small time interval is called impulse. Full stop. ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिनेशन. अपन कॉन्सेप्ट से किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं. और एक डेफिनेशन होती है जो आपको लीनियर मोमेंटम की सिर्फ पता थी. क्या कहते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. उसको कहते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन. अगर फिजिकल डेफिनेशन लिखते हो और कोई अच्छा टीचर कॉपी चेक कर रहा है, इट विल गिव यू मोर मार्क्स. और कोई बुरा टीचर चेक कर रहा है तो आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी, क्योंकि उसमें आपको मोर मार्क्स मिले. ठीक है ना? तो दूसरी डेफिनेशन, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ average force and the time interval for which the force acts on the body. ये दूसरी डेफिनेशन. टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. ये दूसरी डेफिनेशन. हाँ, अरे एवरेज फोर्स मतलब ठीक है, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स या एवरेज फोर्स, कहीं पे भी अलग अलग अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, उसका मतलब सेम. सो ओके, इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर. लिख लिया? डिनोटेड बाय, या ब्रैकेट में लिख लेना सीधा. इसका डेरिवेशन अब अपन क्या कर रहे हैं? इसका डेरिवेशन. कंसीडर 2 मार्क्स में पूछता है करके. वैसे ये नहीं पूछता, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पूछता है, जो इसके बाद अपन प्रूव करेंगे. लेकिन इसको नहीं समझोगे तो वो नहीं बनेगा. कंसीडर a force या a constant force f वेक्टर, f के ऊपर वेक्टर बनाना, f वेक्टर acts on a body for dt full stop. Therefore dj हो जाएगा f dt. dj हो जाएगा f dt. ये वाला स्टेप लिख लो, मर्जी है लगा लो. फाइनल वाले सुनो, अगर वेक्टर लगाना भूल भी रहे हो और आपने फाइनल रिजल्ट में वेक्टर लगा दिए तो भी मार्क्स. सब में लगाओगे तो अच्छी बात है. dj इक्वल्स टू f dt. फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू t1 टू t इक्वल्स टू t2. देखो ये लाइन, So what it is Yep. written for time interval t1, t T is इक्वल equals टू to t1 टू t इज इक्वल्स टू t2. ठीक, इंपल्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये वाला स्टेप लिखो, ये वाला स्टेप लिखो.
ये स्टेप लिखने के बाद ये स्टेप, फिर ये लिखना और फिर ये लिखना। इसके बाद फिर इसकी SI यूनिट बताना। ये ऐसा यूनिट न्यूटन है। क्या हुआ? ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड। SI यूनिट न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, ओके सर। SI यूनिट इज न्यूटन सेकंड, लिख लो। देखो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और बता दूं बस। कल थर्ड लॉ खत्म हो जाएगा, कल चौथा दिन होगा मेरे ख्याल से। 5 ठीक है, 5-6 दिन में चैप्टर हो जाएगा। क्या चाहिए? और थोड़ा स्लो चल सकते हैं अपन, इतना टाइम है तो ठीक है। क्या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बट स्लो नहीं चलना चाहिए। जितनी स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड चलना चाहिए। कोर्स जल्दी खत्म करने का अलग मत है, ये तुम लोग को बताऊंगा बाद में। क्या पहले वालों को पता है? यस सर। वेदांत राय 3 बार बोला यस सर, यस सर। इसको चाहिए कि अगले महीने में कोर्स हो जाए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। वी नो दैट, आ जाओ F इज टू dp अपॉन dt होता है। एक बस देखते जाना, तो dp हो जाएगा F dt, ठीक, या ऐसे लिख दो F dt हो जाएगा dp। दोनों तरफ कर दो क्या, इंटीग्रेशन। F dt T1 से लेके T2 जैसे अभी किया था सेम, और इसका टू इंटीग्रेशन ऑफ dp P1 से लेके P2। F dt का इंटीग्रेशन T F T T1 से T2 इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन P P vector. P1 से P2, ठीक। तो F P2 माइनस P1 आ गया क्या, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो F डेल T आ गया P2 माइनस P1 वेक्टर। तो J आ गया this is called impulse momentum theorem. The change in momentum is equal to the impulse. हाँ ट्रेन, इसको डेल पी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को डेल पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, इंपल्स। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्वांटिटी जिसको हमने चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी इज इक्वल टू द इंपल्स। इसका कॉम्पिटिटिव में बहुत भयंकर यूज है, आपको समझ में आएगा आगे सब।
सीबीएसई में तो सिर्फ यही प्रूफ है। इसके जब आप न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस देखोगे ना, ओहो, मतलब इम्पल्स से मोमेंटम को रिलेट करना इतना आसान बात नहीं है। यहाँ तो अपन ने कर लिया आराम से, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा घुमाऊ फिराऊ, अपने काम की नहीं। जब अपन देखेंगे तो देखेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कौन सा लॉ? सेकंड लॉ ये लिखो, ये लिखो। फिर ये लिखो, और इसके बाद लिखना T is equals to T1, T is equals to P1 and T is equals to T2, P है T2। इसके बाद आएगा ये, और फिर पूरा ज्यों का त्यों। जल्दी आ गए। ओके, हो गया। J is equals to P2 minus P1। नो सर। एक मिनट, ओके, लिख लो, लिख आराम से। स्टार्ट नहीं करने दोगे अगला टॉपिक, मतलब थोड़ा जल्दी लिख लो। अभी कल चैप्टर ड्राइव मारेगा, जब हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम आएगी और टेंशन के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से 10th में ही देखे होंगे तुम लोगों ने, कॉम्पिटिटिव में आते हुए देखे थे वो। नहीं तो 10th में किए नहीं होंगे, ये नहीं कह रहा। जब आप जैसे कहते हो ना, जब जिसके मन में चलता है अरे IIT चाहिए, तो उनके जैसे हम लोग के दिमाग में चलता था, तो सबसे पहले इमेज आती थी कि वो दो पुली लटकी रहती थी, उनके ऊपर से रॉड से ईंटा लटका कि यार इतना टफ क्वेश्चन आएगा। तुम लोग के दिमाग में नहीं आती वो टेंशन वाली इमेज, नहीं आती, हमारे दिमाग में आती। हम कॉम्पिटिटिव का मतलब बस वही पुली समझते थे। और जब मैंने अपने टाइम का देखा पेपर, उसमें पुली का एक भी क्वेश्चन। J is equals to P2 minus P1। Thus, impulse of a force is equal to the change in momentum of the body। is equal to the change in momentum of the body। ये है impulse momentum theorem का proof। 2 marks question anytime can be asked in class 11। एक चीज बताओ, ठीक, मैंने कह दिया कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। अब मैं तुमसे कहूं कि T इक्वल्स टू कितना, T डैश सेकेंड पे क्या निकाल के बताओ, इंपल्स निकाल के बताओ। तो इस ग्राफ से निकाल सकते हो, सोचो। मैं कहूं कि T इक्वल्स टू T डैश या 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड पे इंपल्स निकाल के बताओ। इस ग्राफ से निकाल सकते हो। सर F5F करके 5F P2 minus P1 हो जाएगा। ओके, चलिए चल देखो, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, ठीक,
रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या देगा बताओ? Impulse. इम्पल्स इस रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या देगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B. एल कितना है? 5 सेकेंड। और ब्रेथ कितनी है? एफ। एफ इंटू टी क्या हो जाएगा? Impulse. निकाला है ना मोशन में स्ट्रेट लाइन में। सो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव यू Impulse. फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? Impulse. दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं कर पाए थे ढोरों इतनी देर से। इसका एरिया आपको इंपल्स देगा। ये तो फिर भी ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क है कि अगर ऐसा है फोर्स, अब निकालो क्या? गो होम एंड ट्राई। यहां तक ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, घर जाके बनाओ और मुझे आके बताओ। सर इम्पल्स ही निकालना है इसका भी। इंपल्स ही निकालना है इसका भी, इंपल्स ही निकालना है। वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कांस्टेंट फोर्स तो डायरेक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया। अब वेरिएबल फोर्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कल मैं तो कहां ही जा रहा हूं, क्लास तो नहीं। तो 12 से 1 तय रहा। वी विल स्टार्ट विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगेन। और जो पुराने हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आ जाना, नहीं भगाऊंगा। ऑफ कोर्स सर। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, वो भी पढ़ना है। चलो ठीक है, वो भी पढ़ा। आओ तो कल, उसमें से कुछ नहीं आता बट मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सर तो उसमें कॉम्पिटिटिव में बस नहीं आता कि सीबीएसई में भी नहीं आता फर्स्ट चैप्टर से? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से हाँ। उसमें किसी से कुछ नहीं आता है, बट दैट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज फिजिक्स एक्चुअली। ठीक है, फिजिक्स क्या है, राइट? और उसमें कुछ फंडामेंटल फोर्सेस और फंडामेंटल लॉस की बात हुई है जो आपको पूरे फिजिक्स में आगे मिलेंगे, बट उस चैप्टर में एक साथ दिए हुए, वो पूछ ही नहीं जाते। ठीक है, स्टिल मैंने पढ़ाया है, उसके दोनों लेक्चर्स है मेरे पास। अगर आप कहोगे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाया है। अच्छा, तो कौन पूछ कौन रहा है? अंशता। यार तुम ये